एवरीवन, वेलकम वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। और ये 18वीं सेंचुरी का एज है और इसे एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहा जाता है, इसे एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न भी कहा जाता है। एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न इसे मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा कहा गया था। और इसकी टाइमलाइन क्या है? फ्रॉम 1700 टू 1798 एडी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एज है, एज ऑफ एनलाइटनमेंट। और ये जो पीरियड है, इट वाज अ पीरियड ऑफ विजडम एंड साइंटिफिक थॉट। इसमें विजडम की वृद्धि हो रही थी, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की वृद्धि हो रही थी। द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन वॉज गिवन ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो इस एज में क्या हो रहा था कि लोगों की रैशनल थिंकिंग बढ़ रही थी, लोग लॉजिकली थिंकिंग कर रहे थे और इन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। लोग फोकस कर रहे थे रीजनिंग पे। और ये जो इस टाइम में बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, स्पेशली साइंटिफिक डिस्कवरीज जो कि आइजैक न्यूटन ने की थी, गैलीलियो ने की थी। और इस एज में जो कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट है, इसने क्या किया कि न्यू लिटरेरी मूवमेंट को आगे रास्ता निकाला। और इस लिटरेरी मूवमेंट को कहा जाता है न्यू क्लासिसिज्म। और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था आइजैक न्यूटन के साइंटिफिक थॉट से। और अपने समझने के लिए आसानी हो करके हमने इस एज को दो भागों में बांटा है। पहला जो भाग है, द फर्स्ट हाफ है, फ्रॉम 1700 टू 1750। इस भाग को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अगस्टन एज, और इसे न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है, द एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। अगस्टन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो तुलना है, द इंग्लिश राइटर्स ऑफ दिस पीरियड इमिटेटेड द क्लासिकल रोमन राइटर्स हु वर राइटिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग अगस्टस। तो किंग अगस्टस रोम के किंग थे। उस समय जो राइटर थे वहाँ, वो जिस तरह से लिख रहे थे, क्लासिकल राइटिंग कर रहे थे, उसी का इमिटेशन कर रहे थे यहाँ के राइटर्स 18वीं सेंचुरी में, उनकी नकल कर रहे थे। इसलिए वो क्लासिकल का, ये न्यू क्लासिकल है, नए तरह का क्लासिकल। न्यू मीन्स नया। तो इन्हें, इस एज को न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है क्योंकि क्लासिकल राइटिंग की ये एक तरह से इमिटेशन कर रहे थे। और इसे एज ऑफ पोप भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अलेक्जेंडर पोप इस एज के ग्रेट राइटर थे, ग्रेट प्रोज राइटर थे और ग्रेट पोएट थे, सटारिस्ट थे। अब आगे बात होती है सेकेंड हाफ की। सेकेंड हाफ जो है वो 1750 से 1798 तक का है। और इस पीरियड को कहा जाता है एज ऑफ ट्रांजिशन। ये चेंज का एज था, बदलाव का एज था। और इसे द प्री रोमांटिक एज भी कहा जाता है क्योंकि इस एज ऑफ एनलाइटनमेंट के बाद एज आया था, रोमांटिक एज आया था। और रोमांटिसिज्म की यहाँ शुरुआत हो गई थी। 18वीं सेंचुरी का जो पीछे का जो भाग है, वहीं से रोमांटिसिज्म की शुरुआत हो गई थी, इसलिए इसे प्री रोमांटिक एज भी कहा जाता है सेकेंड हाफ को। और दिस पीरियड वाज इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रांस में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, अमेरिका में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, क्रांति आई थी, और पूरे यूरोप में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था इंक्लूडिंग इंग्लैंड, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था इस सेकेंड हाफ में। अब हम डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, कैसा था यहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्योंकि ये जो हिस्टोरिकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है लिटरेचर को और राइटर्स को। तो यहाँ क्या हुआ था इस समय एज ऑफ एनलाइटनमेंट में? द राइज ऑफ द टू पॉलिटिकल पार्टीज, विग एंड टोरीज। इस एज में दो पार्टियां उभर के आई थी, जैसे विग और टॉरी। जो पहली पार्टी थी विग, वो कॉमन मैन, आम आदमी को ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी और उनके अधिकारों की बात करती थी। और जो टॉरी पार्टी थी वो राजा को सपोर्ट करती थी, किंग को सपोर्ट करती थी और किंग के डिवाइन राइट्स को सपोर्ट करती थी कि राजा का जो अधिकार है वो किसी देवता से कम नहीं है, वो देवता के समान है, देवता का वो दूत है, देवदूत है। ऐसा इनकी थिंकिंग थी। तो इस तरह से इन पार्टीज में हमेशा क्लैश भी हुआ करता था और स्ट्रगल हुआ करता था। और पॉलिटिकल एक्ट, इस एज में एक पॉलिटिकल एक्ट आया था इन 1707। देयर वाज एन एक्ट ऑफ यूनियन इन विच स्कॉटलैंड मर्ज्ड विथ इंग्लैंड। तो इसके पहले स्कॉटलैंड अलग था, यहाँ पर स्कॉटलैंड मर्ज हो जाता है इंग्लैंड के साथ। और इसके बाद इसका किसका फॉर्मेशन होता है? ग्रेट ब्रिटेन बनता है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिला के। और एंड इन 1737 लाइसेंसिंग एक्ट वाज पास्ड।
और 1737 में क्या हुआ कि एक एक्ट पास किया गया जिसे लाइसेंसिंग एक्ट कहा गया, और इसमें क्या किया गया, सेंसर किया गया, कंट्रोल किया गया थिएटर्स को और थिएटर्स एक्टिविटी को। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ड्रामाटिस्ट से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इतने सेंसरशिप से, इतने ज़्यादा रोक टोक से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्रामा लिखना ही छोड़ दिया और वो नॉवेल्स की तरफ मूव कर गए, वो नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिए। जैसे कि रिचर्डसन भी पहले ड्रामा लिखा करते थे, फिर उन्होंने नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिया। अब इन 1798 आयरलैंड वाज इंक्लूडेड इन ग्रेट ब्रिटेन। अब जब 1798 आया तो आयरलैंड एक और देश है वो भी इस ग्रेट ब्रिटेन में शामिल हो गया। अब यहाँ पर 3 देश हो गए, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत। अब बात आती है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की। तो इस एज ऑफ एनलाइटनमेंट में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का, वैज्ञानिक क्रांति का बोलबाला था। ऑल्दो द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन बिगेन इन द एलिजाबेथन एज, हालांकि इसकी जो शुरुआत थी वो एलिजाबेथन एज से ही हो गई थी विद द साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑफ फ्रांसिस बेकन। आप जानते होंगे फ्रांसिस बेकन एलिजाबेथन एज के ग्रेट साइंटिस्ट थे, ग्रेट प्रोज राइटर थे, ग्रेट एसाइस्ट थे, और यहाँ से शुरुआत तो हो चुकी थी। लेकिन इस एज के आते आते साइंटिस्ट जो थे और साइंस जो था अपना सेंटर स्टेज पा चुका था इस एज में, और ग्रेट ग्रेट साइंटिस्ट उभर के आए थे इस एज में, जो कि थे की फिगर्स थे आइजैक न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, कोपरनिकस, जॉन लॉक। अब ये जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो रहा था इसकी वजह से क्या हो रहा था, चेंज इन रिलीजियस व्यूज। तो लोगों का जो धार्मिक व्यू था, रिलीजियस व्यू था, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा था, परिवर्तन आ रहा था। अर्लियर पीपल बिलीव्ड इन अर्थ टू बी सेंटर ऑफ यूनिवर्स। पहले जो लोग थे, पुराने ज़माने के जो लोग थे, वो ये समझा करते थे कि अर्थ है वो यूनिवर्स का सेंटर है और बाकी जो प्लैनेट है, सन है, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। और क्योंकि गॉड है वो अर्थ से ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो अर्थ ही उसका सेंटर है, ऐसा कहते थे। और लेकिन जो कोपरनिकस थे, बट कोपरनिकस रिवील्ड दैट सन इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, और सन के इर्द गिर्द ही बाकी जो प्लैनेट है और जो अर्थ है हमारा, अर्थ, ये सब इंक्लूड, ये सब चक्कर लगाता है। तो ये थ्योरी पूरी तरह से चेंज हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई है, रिलीजियस व्यू पूरी तरह से चेंज होने लगे। जो लोग थे वो चैलेंज करने लगे। इसके पहले जो चर्च ने जो कह दिया सो कह दिया, लोगों को चर्च की बातों को मानना पड़ता था, चाहे उनकी बात सच हो या झूठ। लेकिन लोग अब उनके अथॉरिटी पे क्वेश्चन करने लगे। लोग पहले जो मैजिक पे, ब्लैक मैजिक पे, सुपरनैचुरल फोर्सेस पे, जादू टोने पे जो बिलीव करते थे, उस पे बिलीव उनका डगमगाने लगा और वो ज़्यादा साइंस की तरफ उनका झुकाव होने लगा, रीजनिंग की तरफ झुकाव होने लगा, तर्क पे वो तर्क से सोचने लगे, कोई भी बात को उसकी सच्चाई की को परखने लगे, किसी भी बात की गहराई पे जाने लगे वो। और ये सारा जो परिणाम था वो था ये डिस्कवरीज ऑफ लॉ ऑफ नेचर बाय न्यूटन आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ नेचर जो दिया था, प्रकृति के जो नियम दिए थे, ये सबसे उनका जो ये सारा का थिंकिंग प्रोग्रेस हुआ था। और पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और इतना ही तक नहीं रुका, लोग भगवान के अस्तित्व पर भी कुछ क्वेश्चन करने लगे। कुछ लोग नॉन बिलीवर हो गए गॉड में, कुछ लोग का बिलीव था गॉड में अभी भी कायम था, इस तरह से। सो पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन डेइज्म। इस एज में क्या हुआ, जो लोग थे डेइज्म पे बिलीव करने लगे। डेइज्म क्या होता है, डेइज्म एक बिलीफ है जिसमें होता है कि इट मीन्स गॉड डज नॉट इंटरफियर इन द मैटर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो भगवान है वो इंसानों के मामले में, मैटर्स में दखलंदाजी नहीं करते हैं। और लोग ये बिलीव करने लगे कि भगवान जो है वॉचर है, वो देखने वाले हैं, नॉट ए डूअर। वो कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ हमको देख रहे हैं। और गॉड इज़ लाइक ए क्लॉक मेकर। उन्होंने एक घड़ी मेकर की तरह उनको, गॉड को डिपिक्ट करने लगे कि भगवान ने एक घड़ी बना दी, अर्थ बना दिए, लोग बना दिए और उसे छोड़ दिया, और ये घड़ी टिक 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 कर रही है, भगवान बस उसे देख रहे हैं और ना कि वो इंटरफियर कर रहे हैं। इस तरह से ये डेइज्म है। अब लिटरेरी फीचर्स की बात करते हैं इस एज की। लिटरेरी फीचर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है सोशल बैकग्राउंड से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो इस एज में, ये एज था रीजनिंग का, था तर्क का युग था।
तो ये प्रोज बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश हुआ, गद्य बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश हुआ इस एज में। इट वॉज एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, जैसे कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है, एज पीपल वेर मोर कंसर्न अबाउट रैशनल थॉट। लोग ज़्यादा से ज़्यादा तर्क पे बिलीव करते थे, किसी बात को ऐसे ही नहीं मान लेते थे, तर्क वितर्क करते थे एंड लॉजिकल थिंकिंग करते थे एंड प्रोज डेवलप्ड इमेंसली। तो ऐसे क्या हुआ कि इसमें पोट्री से ज़्यादा प्रोज डेवलप हुआ। पोट्री क्या है, इमोशन का सब्जेक्ट है, उसमें ज़्यादा तर्क की बातें नहीं होती है, लेकिन प्रोज में तर्क की बातें होती हैं, लॉजिक पे ध्यान दिया जाता है। तो इस एज में गद्य ज़्यादा बढ़ा, ना कि पोट्री। अब बात आती है राइज ऑफ नॉवेल्स। इट वाज द रिजल्ट ऑफ लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1737। अब चूंकि हमने आगे डिस्कस किया था कि 1737 में एक लाइसेंसिंग एक्ट आया था, जिसने क्या किया था कि ड्रामाटिस्ट लोगों को और थिएटर पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल स्थापित कर दिया था। एक तरह से बहुत ज़्यादा उनका एक तरह से कहना चाहिए चेक कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो जिसकी वजह से ड्रामाटिस्ट परेशान हो गए, ये नहीं लिखना है, वो नहीं लिखना है। तो राइटर्स स्विच करने लगे, वो ड्रामा लिखना छोड़कर नॉवेल्स लिखने लगे। तो नॉवेल डेवलप हुआ, नॉवेलिस्ट डेवलप हुए, ग्रेट ग्रेट नॉवेलिस्ट हुए इस एज में। और थर्ड वन है कि राइज ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टीज, विग एंड टॉरीज, जो हुए थे इस एज में। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पॉपुलैरिटी ऑफ पॉलिटिकल राइटिंग्स होने लगा। मतलब चूंकि दो पॉलिटिकल पार्टीज थे, विग पार्टी थी, टोरी पार्टी थी, तो सभी लोग थे, कोई ना कोई लोग थे जो विग्स को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग टोरीज को सपोर्ट कर रहे थे, तो उनके सपोर्ट में कुछ ना कुछ लिख रहे थे। और ये जो राइटिंग्स थी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी। जैसे अभी हमारे यहाँ होता है ना, कोई बीजेपी के पक्ष में लिखता है, कोई कांग्रेस के पक्ष में लिखता है, कोई किसी और के पक्ष में लिखता है, तो उस तरह से तो ये पॉलिटिकल राइटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी इस एज में। पॉलिटिकल राइटिंग्स बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर इन दैट एज। अब क्लब एंड कॉफ़ी हाउसेस, तो इस एज में क्लब और कॉफ़ी हाउसेस बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गए थे। पॉलिटिकल क्लब्स एंड कॉफ़ी हाउसेस स्टार्टेड। और ये जो क्लब और कॉफ़ी हाउसेस थे, सिर्फ वो चाय पीने या कॉफ़ी पीने की जगह नहीं थे, बल्कि वहाँ पर लोग पॉलिटिकल डिस्कशन करते थे। जैसे कि वहाँ बैठे लोग, चार लोग बैठे और वहाँ डिस्कशन शुरू हो गया, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। दे बिकेम अ ग्रेट पार्ट ऑफ सोशल लाइफ, और उस सोशल हाई लाइफ का हिस्सा बन गए। राइटर स्टार्टेड मीटिंग इन दैम, मैगजीन्स डेवलप्ड। अब इसकी वजह से क्या हुआ, मैगजीन भी लिखे जाने लगे, बहुत ज़्यादा मैगजीन डेवलप होने लगा, जिसमें कि पॉलिटिकल राइटिंग्स की लिखा गया, कुछ व्यूज़ लिखे जा रहे थे। और फेमस पॉलिटिकल क्लब थे उस जमाने के, वो थे स्क्रेबलरस क्लब और किटकैट क्लब। अब बात आती है पीरियडिकल्स राइटिंग की। पीरियडिकल्स राइटिंग, इस एज में पीरियडिकल राइटिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे। जर्नल्स और मैगजीन लिखे जा रहे थे, जैसे कि एग्जामिनर, टैटलर, स्पेक्टेटर, गार्जियन एंड रैम्बलर। ये बहुत पॉपुलर थे इस एज में। तो कुछ राइटर्स थे जो कुछ प्रोज राइटर्स भी थे, गद्य भी लिखते थे, और वो साथ साथ उन्होंने मैगजीन भी निकाली थी, जर्नल्स भी निकालते थे, और जर्नल्स में अपना एसे लिखते थे। और ये सब पीरियडिकल्स होते थे, मतलब एक निश्चित टाइम के बाद आते थे। कभी हफ्ते में 2 बार आता था जर्नल, किसी किसी कोई जर्नल तो कोई हफ्ते में 1 बार आता था, इस तरह से। तो कोई हफ्ते में 3 बार आता था जर्नल। तो ये जो ग्रेट प्रोज राइटर्स थे और जर्नलिस्ट थे इस एज के, वो थे स्विफ्ट, रिचर्ड स्टिल, जोसेफ एडिसन, सैमुअल जॉनसन। अब बात आती है सैटायर्स की। सैटायर्स मतलब क्या होता है, व्यंग। ये जो एज था वो कंट्रोवर्सी का एज था, सैटायर्स का एज था, व्यंग का एज था, इमोशन का एज तो बिल्कुल नहीं था। राइटर्स रोट सैटायर्स टू अटैक ह्यूमन वाइसेस एंड फॉलीज। तो राइटर्स सिर्फ इमोशन में नहीं बहते थे, बल्कि वो एक दूसरे का व्यंग करते थे, एक दूसरे की बुराई करते थे, एक दूसरे की बुराइयों को, कमजोरियों को लिखते थे, फॉलीज और वाइसेस को एक्सपोज करते थे। और फेमस सटायरिस्ट इस एज के थे अलेक्जेंडर पोप, जिन्होंने डंसियार्ड लिखा है, बहुत ही फेमस सटायर है ये। और अ मॉडेस्ट प्रपोजल बाय जोनाथन स्विफ्ट, ये दोनों के दोनों ग्रेट सटायरिस्ट थे, अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट इस एज के। अब बात आती है डिक्शनरी की। ये एज जो था, इसमें सैमुअल जॉनसन जो ग्रेट लिटरेरी फिगर थे, उन्होंने पब्लिश किया था द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन 1755। तो ये ग्रेट इवेंट था इस एज का। अब बात आती है मेजर राइटर्स की। इस एज के कौन कौन से मेजर राइटर्स थे,
तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अलेक्जेंडर पोप। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इस फर्स्ट हाफ को एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। तो जाहिर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ दिस एज वॉज अलेक्जेंडर पोप एंड ही रोट मैनी ऑफ हिज वर्क्स इन हीरोइक कपलेट। उन्होंने हीरोइक कपलेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया अपने प्रोज को लिखने में, अपने राइटिंग्स को लिखने में और अपने पोइट्री को लिखने में, सॉरी नॉट प्रोज बल्कि पोइट्री को लिखने में। और उन्होंने लिखा है द रेप ऑफ द लॉक, डंसियार्ड, एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बुथनॉट, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एन एसे ऑन मैन। और इन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है द रेप ऑफ द लॉक। ये एक मोक हीरोइक पोयम है और बहुत ही अच्छा पोयम है ये, और ये पूरे एज को 18th सेंचुरी को रिप्रेजेंट करता है, रेप ऑफ द लॉक। अब बात आती है जोनाथन स्विफ्ट की। जोनाथन स्विफ्ट ग्रेट प्रोज राइटर थे, गद्य लेखक थे और इंग्लिश सटारिस्ट थे, व्यंग लेखक थे। उन्होंने लिखा है द बैटल ऑफ बुक्स, द टेल ऑफ टब, गुलिवर्स ट्रैवल, मॉडेस्ट प्रपोजल। अब है डेनियल डेफो। डेनियल डेफो ने ना सिर्फ फिक्शन लिखा, नॉवेल्स लिखे, बल्कि पॉलिटिकल पैम्पलेट्स भी लिखा। पॉलिटिकल पैम्पलेट्स मैगजीन्स में एसेस लिखे। जैसे हमने आगे बात की थी ना कि एज है पॉलिटिकल पैम्पलेटिंग का एज था। और उन्होंने लिखा है द शॉर्टेस्ट वे विद द डिसेंटर्स, ये पॉलिटिकल पैम्पलेट है। और लिखा है रॉबिन्सन क्रूसो, ग्रेट नावल है, बहुत ही फेमस नावल है, आपने जरूर नाम सुना होगा इसका। फिर उन्होंने लिखा है मोल, फ्लैंडर्स और रोक्साना। अब बात आती है सैमुअल जॉनसन की। सैमुअल जॉनसन, द एज इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ जॉनसन। अब ये इंपॉर्टेंट फिगर थे इस एज को, और इस आधे एज मतलब इसका जो एक पार्ट को एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है इस एज के। और उन्होंने लिखा है लंदन, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, रसेलस। और उन्होंने पब्लिश किया है एज आई डिस्कस्ड डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। और उन्होंने लिखा है लाइफ्स ऑफ द पोएट्स। इसमें उन्होंने पोएट्स की ज़िंदगी के बारे में लिखा है, बहुत ही फेमस वर्क है ये। और इनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी है उनके एक स्कॉलर ने, सैमुअल जॉनसन के स्कॉलर ने, बॉसवेल ने। अब बात आती है सैमुअल रिचर्डसन की। सैमुअल रिचर्डसन नॉवलिस्ट थे, और पहले वो ड्रामा लिखा करते थे, फिर वो उन्होंने स्विच किया, नॉवलिस्ट बने वो। और उनकी जो फेमस नॉवेल थी वो थी पामेला। और ये पामेला एक एपिस्टोलरी नॉवेल था। अब बात करते हैं हेनरी फील्डिंग की। हेनरी फील्डिंग was a great novelist and his notable novels are Tom Jones, Joseph Andrew and Amelia. Oliver Goldsmith, next writer is Oliver Goldsmith. He was a transitional poet. वो ट्रांजिशनल पोएट थे और ड्रामाटिस्ट भी थे और नॉवलिस्ट भी थे। उनका फेमस वर्क है द ट्रैवलर एंड द डेजर्टेड विलेज। ही ऑल्सो रोट फेमस प्ले। उन्होंने एक ड्रामा लिखा है शी स्टूप्स टू कंकर। Now Thomas Gray. Thomas Gray was great transitional poet and his notable work is the elegy written in country churchyard. इन्हें ट्रांजिशनल पोएट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लेटर हाफ ऑफ दिस 18th सेंचुरी को बिलोंग करते थे, जब सब कुछ चेंज हो रहा था, जब 18th सेंचुरी का जो व्यू पॉइंट था वो रोमांटिसिज्म की तरफ जा रहा था। इन्हें ग्रेव यार्ड पोएट भी कहा जाता है क्योंकि ये अक्सर ऐसे राइटर्स थे जो लोग ग्रेव यार्ड में बैठ के पेसिमिज्म के बारे में, ग्रेव के बारे में, ज़िंदगी के मोर्टैलिटी के बारे में लिखते थे। अब बात करते हैं विलियम ब्लेक की। अगेन ही वॉज अ ग्रेट प्री रोमांटिक पोएट हु पेव द वे फॉर रोमांटिक पोएट्स। तो ये जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट था, उस एज के बाद आया था रोमांटिक एज। और इस रोमांटिक एज की जो शुरुआत थी वो 18th सेंचुरी के पीछे भाग में ही, जो लेटर हाफ दी 18th सेंचुरी में ही ये शुरुआत इसकी हो गई थी। और वो जो एज कहा जाता है जिसे प्री रोमांटिक एज कहा जाता है, और इस प्री रोमांटिक एज के ग्रेट राइटर थे प्री रोमांटिक एज के ग्रेट राइटर थे विलियम ब्लेक। उन्होंने लिखा है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, विजन ऑफ डॉटर्स ऑफ एलिबियन, मिल्टन अ पोयम इन 2 बुक्स और आगोरिस ऑफ इनोसेंस। तो ये था एज ऑफ एनलाइटनमेंट। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।